Chapter 18 of TAV publication, Class 7 Social Science, in which we had studied about democracy and right to equality. We had also seen that still, after getting the right to equality, some sections of society are struggling to get this right, are struggling to get the status of equality in the society. Students, let's continue our chapter. तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि गवर्नमेंट हैज़ मेड सम लॉज ताकि जो राइट टू इक्वालिटी है दिस कुड बी एंजॉयड बाय ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. ओके, उसमें उन्होंने राइट टू एजुकेशन हमें दिया था कि सभी बच्चे स्कूल जाएं, सभी को मेडिकल फैसिलिटीज़ मिले बेसिक. लेकिन द मेन थिंग इज़ द प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट will be meaningful only if they have the support of the people. कि सरकार के कानून बना देने से सिर्फ कुछ नहीं होगा. उन चीज़ों का फ़ायदा कब होगा हमें, जब हम भी उस चीज़ में गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे. अब गवर्नमेंट ने देखो कानून बना दिया कि एवरी चाइल्ड फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज शुड गो टू स्कूल. लेकिन अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे ही नहीं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, अब ये तो नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में हाई फीस है हम लोग नहीं भेज सकते, तो गवर्नमेंट स्कूल्स आर गिविंग दिस फैसिलिटी जहाँ पे उनके बच्चे बहुत रीजनेबल और अफोर्डेबल प्राइसेस पर फीस पर दे कैन गेट द एजुकेशन. और गर्ल्स के लिए तो फ्री एजुकेशन जो है गवर्नमेंट दे रही है. तो इसलिए सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बनाने से कुछ नहीं होगा. ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि पीपल शुड सपोर्ट द गवर्नमेंट. अब एग्जाम्पल्स अभी मैंने आपको दिया है, यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दिया है. लेट्स से इट For example, numerous schemes encouraged people to send their children to elementary school. देखो सेम एग्जाम्पल बेटा यहाँ पे दिया हुआ है स्कूल वाला जो अभी हमने डिस्कस किया. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, गारंटी देता है कि बच्चों को एजुकेशन ज़रूर मिलेगी, लेकिन फिर भी सभी बच्चे कुड नॉट बेनिफिट फ्रॉम इट. सभी बच्चे इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे. अब गवर्नमेंट ने इसके लिए एक और क्या स्कीम स्टार्ट की. गवर्नमेंट ने पहले राइट टू एजुकेशन दिया, फिर भी जो है अटेंडेंस रेशियो नहीं बढ़ रही है, स्कूल में जो बच्चों की प्रेजेंस है वो नहीं बढ़ रही है. तो अब गवर्नमेंट ने नेक्स्ट स्कीम क्या चलाई बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, मिड डे मील. मिड डे मील में क्या था कि बच्चों को स्कूल में लंच टाइम में दे नीड नॉट टू टेक द लंच बॉक्स विद देम, दे विल गेट द लंच इन स्कूल प्रेमिसेस ओनली. ओके, सो इट इज़ द स्कीम विच वॉज स्टार्टेड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द टीचर्स. और ये स्कीम किसकी रिक्वेस्ट पे शुरू की गई, टीचर्स की रिक्वेस्ट पे, क्योंकि अब गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स तो थे लेकिन बच्चे नहीं आ रहे थे. तो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए ताकि लोग किसी ना किसी कारण से तो स्कूल आएँ. ठीक है, तो पेरेंट्स अगर जो पुअर पीपल हैं सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं जो एजुकेशन के लिए अपने बच्चे को नहीं भेज रहे, तो चलो भाई एटलीस्ट उनको वहाँ पे एक टाइम का खाना फ्री मिलेगा, उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, तो इस वजह से भेजें. तो गवर्नमेंट स्टार्टेड अप्लाइंग द स्कीम इन द स्कूल्स. इट मोटिवेटेड मैनी पेरेंट्स, और ऑफ कोर्स इससे क्या हुआ, बहुत सारे पेरेंट्स मोटिवेट भी हुए, उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजा. एज कुक्ड एंड न्यूट्रिशियस मिड डे मील वॉज प्रोवाइडेड. क्यों भेजा, कि वही बात जो भी मैंने बोली कि एटलीस्ट चलो उनके बच्चों को एक समय तो एक अच्छा खाना मिलेगा. एज अ रिजल्ट द एनरोलमेंट इन स्कूल हैज़ इंक्रीज. जिसके कारण क्या हुआ, स्कूल में जो एडमिशन्स थे, जो बच्चों की प्रेजेंस थी, वो क्या होगी, वो बढ़ गई. सो इन दिस वे गवर्नमेंट ट्राइड डिफरेंट वेज टू प्रोवाइड द फैसिलिटीज टू द पीपल. बट नो डाउट बेटा, वी एज अ कॉमन पीपल, एज अ सिटीजन ऑफ द नेशन, वी हैव टू सपोर्ट द गवर्नमेंट फॉर इट्स पॉलिसीज. After independence, there was an urgent need for the government to do something special and concrete to liberate the weaker section from oppression and backwardness. अभी क्या था, हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस में कि पहले बड़ा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता था जाति के नाम पर, स्पेशली अगर हम लोग इंडियन सोसाइटी की बात करें. तो आज़ादी के बाद जो मेन मुद्दा था सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास, वो ये था कि वो जो वीकर सेक्शन थे सोसाइटी के, जो कहीं ना कहीं बिफोर इंडिपेंडेंस दे वर फेसिंग द डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव से वो लोग गुजर रहे थे. उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब थी, उनको सोसाइटी में इक्वल स्टेटस अवेलेबल नहीं था. तो अब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन लोगों के लिए कुछ करना ताकि वो जो अपने आप को दबा हुआ फील करते हैं, वो सोसाइटी से अपने आप को
कट फील करते, अटैच्ड फील नहीं करते, तो उनको सोसाइटी में एक बराबरी का हक दिलवाना. द फर्स्ट आइसोलेशन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इम्पोज्ड बाय द कास्टिज्म हैड टू एंड, दस रिजर्वेशन वाज प्रोवाइडेड. तो क्या था जो उनके लिए आइसोलेशन वर्ड तो अब आप लोगों को पता चले गया होगा. कोविड टाइम में बार बार ये वर्ड यूज़ हो रहा है कि इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल तो आइसोलेट योरसेल्फ. आइसोलेट अलग कर देना, है ना. तो अब ये जो वीकर सेक्शन थे सोसाइटी, इनको भी क्या कर दिया गया, अलग कर देते थे. इंडिपेंडेंस से पहले की बात हो रही है कि तुम नीची जाति के हो तो आप इस एरिया में नहीं आओगे, आप सिर्फ इतने एरिया में ही रह सकते हो, आप यही चीज़ें यूज़ करोगे. बहुत सारे लिमिटेशंस उनके ऊपर थे, उनको समाज से बिल्कुल अलग कर दिया जाता था. तो गवर्नमेंट ने, स्पेशली अगर हम लोग बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ने इन लोगों को एक रिस्पेक्टेबल, डिग्निफाइड एंड इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करवाने के लिए जो एक तरीका निकाला, दैट वाज द रिजर्वेशन. रिजर्वेशन इन एजुकेशन, इन पॉलिटिक्स, लाइक इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, एंड इन जॉब्स आल्सो. So it was provided for them to ensure their proportionate share in all walks of life so that they could live a life of respect and dignity. तो वही मैंने अभी आपको बताया कि उनको इक्वल शेयर अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन या वट एवर. तो उन लोगों को जो मिला है कि इतने परसेंट जॉब्स में भी, इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए भी, जब हम लोग एडमिशन्स लेने जाते हैं वहाँ पर भी, इन लोगों के लिए कास्ट के बेसिस पर क्या है, एक रिजर्व्ड कोटा है. और इन लोगों को जो फिर इनकी सीट देनी बहुत ज़रूरी है. तो इससे क्या होगा, ये सोसाइटी में बाकी लोगों के बराबर आए, है ना. तो इससे डिस्क्रिमिनेशन क्या हो गया, कम हो गया. अब आप लोग स्कूल आते हो तो स्कूल में आप लोग क्या देखते हो, क्या कभी आप लोगों ने इस बात पर ऐसा कभी आपको फील हुआ है कि कास्ट के बेसिस पर क्लासेस डिवाइडेड हैं, कि ये इस पर्टिकुलर कास्ट का है तो ये इस सेक्शन में होगा, ये इस कास्ट का है तो इसको दूसरे सेक्शन में डाल दो. क्या ऐसा है? नहीं है. अब जब आप स्कूल जाते हो तो आप किसी भी प्लेस से आ रहे हो, आप किसी भी रिलीजन के हो, आप किसी भी कास्ट के हो, आप सब एक साथ एक जगह एक कमरे में बैठ के एजुकेशन लेते हो. तो इससे क्या हुआ, ऐसे ही इलेक्शन लड़ते हैं तो इलेक्शन में भी रिजर्व्ड कैटेगरीज होती हैं. अब किसी एरिया में पर्टिकुलर सपोज एससीज की सीट आ गई तो फिर वही लोग वहाँ पर इलेक्शन लड़ सकेंगे. जनरल कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट वहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता. विमेन सीट आई है तो विमेन कैटेगरी के लोग, जो विमेन है वही जो है इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती हैं, कोई मेल मेंबर इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता. तो इस तरीके से जिन लोगों को अभी तक मौका नहीं मिला था आगे आने का, दे आल्सो गॉट द चांस टू कम इन फ्रंट एंड शो देयर टैलेंट, टू गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन द सोसाइटी, इधर इन जॉब, फॉर एजुकेशन और इन द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. द रिजर्वेशन वॉज टू एग्जिस्ट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. अब बेटा जब ये शुरू में रिजर्वेशन की गई थी, जब ये प्रोविज़न रखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो सिर्फ बिगनिंग में लिमिटेड समय, और लिमिटेड समय की बात मैं करूँ तो वो बिगनिंग में सिर्फ 10 ईयर्स के लिए था. लेकिन आज भी इट इज़ स्टिल कंटिन्यूड एज दिस प्रोविजन हैव स्टिल नॉट रीच्ड अ मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन. इट इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग कि अभी भी जो रिजर्वेशन की फैसिलिटी थी, जो प्रोविज़न था कॉन्स्टिट्यूशन में, जो लिमिटेड ईयर के लिए था, आज़ादी के बाद सिर्फ शुरू के 10 सालों के लिए था कि उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाएगा. इट इज़ स्टिल कंटिन्यू एंड दिस प्रोविज़न इज़ अवेलेबल टू दिस पीपल टू सपोर्ट देम. ओके, नेक्स्ट इज, डू यू नो इन द बिगनिंग कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम was only a classification of vocation. vocation होता है बेटा प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, काम जिसको हम बोलते हैं. तो शुरू में क्या था, आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा होगा वर्ण सिस्टम के बारे में. तो वर्णास में क्या था कि पूरे समाज को 4 वर्णों में बांट दिया था, और उन वर्ण के काम भी क्या करते थे, फिक्स कर दिए थे कि जो क्षत्रिय है वो क्या काम करेंगे, जो ब्राह्मण है उनका क्या काम है, शूद्रास का क्या काम है, वैश्यास का क्या काम है. सबके काम डिवाइड कर दिए थे. एंड अब सब कुछ जो कास्ट के आधार पर था. जो न्यू बेबी बर्थ लेगा उसको वही काम करना पड़ेगा जो उसका परिवार आज तक करता आया था. सो इट वाज क्लासिफिकेशन, द कास्टिज्म वाज समवेयर basis for the classification of vocation, occupation, काम.
बट लेटर बाद में क्या हुआ, इट केम टू बी बेस्ड अपॉन द वंस बर्थ इन अ पर्टिकुलर कास्ट, देन द कास्ट गॉट डिवाइडेड इनटू सब कास्ट विच फोर्स थाउजेंड्स ऑफ पीपल टू लिव अ लाइफ ऑफ माइजरी। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, ये चीज़ आपको अभी एक्सप्लेन की है कि पहले कास्ट के बेसिस पर काम बांट दिया है ना, उसके बाद में क्या किया, लेटर उसको फिक्स कर दिया कि उस कोई क्षत्रिय परिवार में बच्चा जन्म ले रहा है तो उसको वही काम करना पड़ेगा जो क्षत्रिय जाति के समूह के लोगों के लिए फिक्स था, वो कोई और काम नहीं कर सकता। ब्राह्मण जाति के हैं तो वो वही कार्य करेंगे, शूद्रा के हैं तो वही करेंगे। तो इस तरीके से, और आगे भी ये जो 4 मेन कास्ट थी, ये जो 4 मुख्य जो वर्ण थे, दीज वर फर्दर सब डिवाइडेड। उन्होंने अपने इंटरनल जो है कास्ट को अपर एंड लोअर कास्ट में डिवाइड कर दिया। तो लोगों की लाइफ क्या होगी, इट वॉज फुल ऑफ माइजरी। माइजरी होता है बेटा दुख, तकलीफ। तो ऑफकोर्स एक तो वो पहली कास्टिज्म में बंटे हुए हैं, उसके बाद और प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी उनके लिए कि कास्ट के अंदर फिर से ग्रुपिज्म कर दिया। अभी सपोज ब्राह्मण जाति है, ब्राह्मण जाति में भी कुछ ब्राह्मण थे जो बहुत अमीर थे, कुछ शायद दे बिलोंग टू अ पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो इस तरीके से अब देखो ब्राह्मण जाति के अंदर भी क्या हो गया, उच्च जाति के ब्राह्मण और निम्न जाति के ब्राह्मण डिवाइड हो गए। ऐसे क्षत्रियस में हुआ, वैश्यस में हुआ, शूद्रस में हुआ। तो यानी कास्ट के अंदर सब कास्ट बनने लगी, जिसने लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी वो और ज़्यादा बढ़ा दी। Let us look at the case of Rahul, who qualified for IIT because of Mr. Anand Kumar, who helps poor children with his Super 30 in Bihar. ये बेटा एक रियल इंसिडेंट है, अगर आपको बताएं कि मिस्टर आनंद कुमार ने पुअर जो चिल्ड्रन थे, दोज हु आर रियली टैलेंटेड, जिनके अंदर टैलेंट था, वो कुछ कर सकते थे, उन्होंने कुछ बच्चों को चुना जो कि गरीब परिवार से थे और उनको एजुकेशन दी, उनको ट्रेनिंग दी, कोचिंग दी IIT के लिए, एंड 30 स्टूडेंट्स वर सिलेक्टेड। तो इसलिए सब सुपर 30 जो है नाम दिया गया। उन्होंने कुछ स्पेशल बच्चों को चुना और क्योंकि वो प्रॉपर कोचिंग नहीं ले पा रहे थे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फाइनेंशियल हेल्प, तो उन्होंने उनको फ्री में प्रॉपर कोचिंग दी। अब न्यूज़ रिपोर्ट क्या थी देखेंगे। NDTV पब्लिश्ड अ लेटर फ्रॉम राहुल टू हिज सर आनंद कुमार, हियर इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम द सम। अभी वो जो बच्चे सिलेक्ट हुए उनमें से एक बच्चे ने, जिसका नाम है राहुल, ही रोट अ लेटर एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन द NDTV। अब उसमें क्या था, डियर आनंद सर, देखो वो उसने अपने टीचर को, अपने गुरु को उसने मैसेज किया, एक लेटर लिखा, और उसी लेटर का एक छोटा सा हिस्सा, दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट लेटर, दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। तो देखो उसमें उस बच्चे ने क्या बोला है, थैंक यू, माई लाइफ विल बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ यू। आज मेरा जो लाइफ है वो अलग है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा भी इन सुपर 30s में था, वो भी IIT के लिए सिलेक्ट हुआ, वो उसने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि यू वुड बी एबल टू अचीव दिस, लेकिन वो कर पाया। तो इसलिए वो कह रहे हैं माई लाइफ विल बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ यू। माई फादर इज़ अ पुअर फार्मर, वो एक बहुत ही गरीब परिवार से था और उसके फादर कौन थे, एक फार्मर थे फ्रॉम झारखंड, हजारीबाग एरिया। एंड माई फादर गोज टू कोलकाता टू वर्क एज अ लेबरर, और वो क्या करते थे, वो कोलकाता में एज अ लेबर जो है काम करते थे। यू प्रोवाइडेड कोचिंग, आपने मुझे कोचिंग दी, लॉजिंग एंड फूड, लॉजिंग रहने की जगह, फूड खाने की जगह, फॉर अ ईयर टू प्रिपेयर मी फॉर IIT। देखो मिस्टर आनंद ने क्या किया बेटा, कि कितनी सच में कितनी बड़ी बात है। उन्होंने, अब ये सिर्फ अकेले इसके साथ तो नहीं किया होगा, जिन भी बच्चों की रहने खाने की प्रॉब्लम होगी उन सबको इन्होंने सपोर्ट किया। तो वो उनको फ्री एजुकेशन भी दी, फ्री एकोमोडेशन, एकोमोडेशन मतलब रहने की जगह, प्लस फ्री फूड ही प्रोवाइडेड टू दोज चिल्ड्रन, ताकि वो अच्छे से अपने स्टडी पर कंसंट्रेट कर सके। आई विल बिल्ड अ हॉस्पिटल। देखो वो बच्चा, अब उस बच्चे को जब किसी ने सपोर्ट किया है ना, तो उस बच्चे को जब किसी ने सपोर्ट किया तो उसके अंदर भी ये भावना आई, ये फीलिंग आई उसके अंदर कि आई शुड ऑल्सो डू समथिंग टू हेल्प द पुअर पीपल। वो एनकरेज हुआ, वो इंस्पायर हुआ। तो वो क्या कह रहा है, वो क्या एक तरीके का प्रॉमिस कर रहा है अपने टीचर से, आई विल बिल्ड अ हॉस्पिटल एंड सून इन माई एंड स्कूल इन माई विलेज।
आई एम लकी टू हैव यू सर, आई ओव एवरीथिंग टू यू। कि मैं भी अपने गांव में क्या करूँगा, एक हॉस्पिटल बनाऊँगा और एक स्कूल बनवाऊँगा, ठीक है, ताकि मेरे गांव के लोग भी अच्छी शिक्षा पा सकें, उनको अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो सके। वो देखो वो बड़ा शुक्रगुजार है अपने टीचर के लिए कि सर आई एम रियली वेरी लकी टू हैव यू इन माई लाइफ एंड आई ओव होता है बेटा समर्पित करना। तो कह रहा है आई ओव एवरीथिंग टू यू, मुझे लाइफ में जो भी मिला है, आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरे पास जो भी है लाइफ में, मैं सब कुछ आपको समर्पित करता हूँ। क्यों समर्पित कर रहे हैं वो सब कुछ मिस्टर आनंद को? क्योंकि वो उसके गुरु थे और उन्हीं के कारण वो आज लाइफ में यहाँ तक पहुँच पाया। तो ही इज़ रियली वेरी थैंकफुल टू हिम। तो यहाँ पे हमने देखी किसकी स्टोरी, राहुल की। अभी उसको कहाँ से हेल्प मिली? वो भी एक पिछड़े वर्ग से था, एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसको एक ऐसे टीचर मिले जिन्होंने कि उसको लाइफ में सपोर्ट किया और आज वो क्या है, आज वो अपने पैरों पर खड़ा है। और कहीं ना कहीं वो भी अब फर्दर क्या कर रहे हैं, अपने जैसे और लोगों की हेल्प करने के बारे में सोच रहे हैं। वी फील हैप्पी व्हेन वी हियर अबाउट केसेस लाइक दिस एंड ऑफ कोर्स जब भी हमें ऐसी कुछ खबरें सुनने को मिलती है तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि आज भी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं। It is the duty and moral responsibility of each and every Indian to ensure that all Sheikhos and Paros are able to fulfill their dreams of going to school to make a better life for themselves. तो आपने शेखोस की स्टोरी पढ़ी थी, पारो की पढ़ी थी। पारो क्या करती थी, वो बुकेज बेचती थी, 10 रुपये का एक बुके बेचती थी, बेचारी को उसके बदले में क्या मिलता था, सिर्फ 1 रुपया, 1 rupee शी गॉट इन रिटर्न। तो इन जैसे सभी बच्चों का कहीं ना कहीं अधिकार है और इन सबके ड्रीम्स भी पूरे होने चाहिए जो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ काम करते हैं, और वो भी कब, उनके पढ़ने और खेलने की उम्र में। Their family should be unable to fulfill the basic needs of life, food, shelter and clothing. कि एटलीस्ट इतनी उन लोगों के अंदर क्षमता होनी चाहिए, ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए कि वो जो पुअर फैमिलीज है वो भी एटलीस्ट दे शुड बी एबल टू प्रोवाइड द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, they should be able to fulfill the basic requirements of the family. अपने परिवार की जो कम से कम ज़रूरतें हैं एक अच्छी लाइफ सर्वाइव करने के लिए, वो तो वो फुलफिल कर पाएंगे। नेक्स्ट इज आवर गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड वेरियस मेजर्स लाइक लोन्स। अब गवर्नमेंट क्या है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रही है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं, लो बजट हाउसिंग, घर भी इन लोगों को, हाउसिंग की फैसिलिटी भी गवर्नमेंट इन लोगों को दे रही है, फ्री लीगल एडवाइस दे कैन टेक, विडो पेंशन, जो जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो जाती है, वो जो लेडी अकेली रह गई है आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, उनके लिए पेंशन फैसिलिटीज़ है, टू प्रोवाइड एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड हाउसिंग टू ऑल। तो बहुत सारी स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ने इन गरीब लोगों के लिए, इन पुअर पीपल के लिए चलाई हुई है, ताकि ये भी एटलीस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट्स अपनी लाइफ की फुलफिल करके एक रिस्पेक्टेबल लाइफ दे कुड सर्वाइव। Like Operation Blackboard, universal elementary education and adult education have gained popularity along with midday meals. The schools are providing free uniforms and books, stipends, scholarships, medical checkups, etc. अब देखो क्या कर रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कितनी सारी स्कीम चलाई है। हमने मिड डे मील के बारे में तो सुना ही था, तो मिड डे मील के साथ साथ और क्या दे रही है गवर्नमेंट, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये भी कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़ा हुआ है। यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन होती है बेटा बेसिक एजुकेशन। तो सरकार कहती है ना कि 6 से 14 साल तक के, 6 to 14 years of age, एवरी चाइल्ड शुड गो टू स्कूल, एवरी चाइल्ड शुड बी एजुकेटेड। बेसिक फैसिलिटी, बेसिक एजुकेशन सभी बच्चों का एक अधिकार है और वो उनको लेनी चाहिए। एडल्ट एजुकेशन यानी एक हायर एजुकेशन के लिए भी जो है बहुत सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम सरकार चला रही है ताकि लोग इन स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकें एंड दे शुड गेट प्रॉपर एजुकेशन। इसके अलावा गर्ल स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन फ्रॉम वीकर सेक्शंस हैव अ रिजर्व्ड कोटा। अब हमने रिजर्वेशन की बात पहले भी की थी, वही चीज़ यहाँ पर देखो रिपीट हो गई है कि स्कूल्स में एजुकेशन के लिए क्या है, जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल रिजर्व कोटा है कि किसी भी स्कूल में आप लोअर या हायर एजुकेशन के लिए जब आप एडमिशन करवाने जाएंगे तो उसमें गर्ल्स की सीट्स अलग से रिजर्व्ड हैं। क्यों रिजर्व्ड है? अब देखो यहाँ पे
अभी तक तो हम लोग कास्ट के बेसिस पर बात कर रहे थे, यहाँ पे जेंडर बेस्ड आ गया। तो गर्ल्स के लिए ही क्यों? क्योंकि आपको पता है, आप लोग अभी तक सुनते भी आए होंगे कि हमारा समाज कैसा था, बॉयज़ को प्रेफरेंस देना, लड़कों को प्रेफरेंस देना। घर में अगर एक बच्चा लड़का है और एक लड़की है और परिवार ऐसा है कि वो सिर्फ एक के एजुकेशन अफोर्ड कर सकता है, तो वो पहले अपने लड़के को एजुकेट करना ज़रूरी समझते हैं। वो समझते हैं कि लड़की की एजुकेशन उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितने कि लड़कों को एजुकेशन देना ज़रूरी है। ऐसा जो है हमारा समाज था। तो इस सोच को निकालने के लिए गर्ल्स स्टूडेंट के लिए क्या किया, स्पेशल रिजर्व कोटा किया, उनके लिए एजुकेशन भी फ्री की, यानी उनको फीस नहीं देनी पड़ती, उनको स्कूल बुक्स मिल रही हैं, यूनिफॉर्म्स उनको मिल रही हैं स्कूल की तरफ से। सो नॉट ओनली इन गवर्नमेंट स्कूल्स बट आल्सो इन प्राइवेट स्कूल। Special steps have been taken for tribal and rural children to include them in developmental programs. ऐसे ही और भी बहुत सारी स्पेशल स्टेप्स, स्पेशल स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से चलाई गई, जिनके लिए ट्राइबल जो एसटीज हैं प्लस चिल्ड्रन जो गांव में रहते हैं, ताकि उन तक भी सभी फैसिलिटीज़, एजुकेशनल एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स जो हैं वो उन एरियाज़ तक भी पहुँचे जहाँ तक अभी तक उनकी पहुँच नहीं थी। गांव के एरिया के बच्चे भी उन फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सकें। We must make sure that Indian democracy goes in the right direction and provide equality to all, where all citizens are aware, enlightened and educated. Let us all make India a successful democracy. देखो बेटा कितनी अच्छी बात यहाँ पे लिखी है कि we must make sure। हमने प्रियम्बल पढ़ा था, प्रियम्बल की फर्स्ट लाइन क्या थी, हमारा जो संविधान है उसके प्रियम्बल की फर्स्ट लाइन क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जब वी द पीपल हो गया तो यानी कि देश का सुधार करना, देश में कुछ भी अच्छा करना, दैट इज़ नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट बट आल्सो ऑफ इट्स सिटीजन। सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती, सरकार के साथ साथ उस देश के लोग, अब वो देश के लोग कौन है, वी, हम, तो हमारी भी कहीं ना कहीं ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम क्या करें, हम ऐसे काम करें, हम इस तरीके से आगे बढ़ें कि हम अपनी कंट्री को एक रियलिटी में सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक कंट्री बना सकें। नो डाउट दैट आवर कंट्री इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक नेशन इन द होल वर्ल्ड, बट वी हैव टू मेक इट सक्सेसफुल। ये जो छोटी छोटी जो कमियां रह गई हैं हमारे समाज में, उनको ख़त्म करना है हमें, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है बेटा, हम सब की भी है, समाज में, देश में रहने वाले हर इंसान की है, हर परिवार की है। So here our chapter is finished. I hope that it is clear to you all, and still if you have any doubt you can ask me. यहाँ पे अब आपको दिए गए हैं keywords. You have to write down these keywords in your notebooks. Let us discuss them. The first one is community. Community क्या है? People living together sharing common interest. एक जैसी सोच या एक जैसी सिमिलर बैकग्राउंड वाले कुछ लोग जो एक साथ रहते हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी। वो रिलीजियस कम्युनिटी हो सकती है, लिंग्विस्टिक हो सकती है, रिलीजियस एक ही धर्म के, लिंग्विस्टिक एक ही भाषा बोलने वाले, कास्ट के बेसिस पर हो सकती है, एक ही जाति का समूह, ठीक है, दे विल हैव समथिंग कॉमन इन देम। सेकेंड टर्म इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज अ काइंड ऑफ सिस्टम वेयर पीपल हैव सुप्रीम पावर। डेमो मतलब पीपल, ओके, तो डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ द पीपल। तो दे रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। और हम क्या करते हैं, हम अपने नेता चुनते हैं और वो नेता अब हमारे लिए क्या करते हैं, हमारे लिए कानून बनाते हैं। तो लोगों का राज होना चाहिए। ऑपोजिशन, ऑल पार्टीज अदर देन द पार्टीज इन पावर। वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शन हार गई, जो जीती नहीं है, नॉट इन पावर, ओके, वो सभी किस में आएंगे, हमारी ऑपोजिशन में। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है थ्रू रिप्रेजेंटेटिव। तो रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है? अ पर्सन इलेक्टेड और चूजन टू एक्ट और स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। अब आप लोगों को पता है हम लोग एमएलएस के लिए इलेक्शन डालते हैं, हम लोग एमपीज के लिए वोटिंग करते हैं। तो हम अपने एमएलए एमपी जब चुनते हैं, अब वो जब संसद में क्या हम लोग डायरेक्ट जाके बैठ जाते हैं? पार्लियामेंट है दिल्ली में हमारी, तो क्या हम डायरेक्ट जाके बैठते हैं पार्लियामेंट में? नहीं, हमने जिनको वोट डाला वो हमारे प्रतिनिधि हैं,
वो कौन है हमारे? वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, और वो क्या करते हैं? वो सरकार के सामने या प्रधानमंत्री के सामने, वो गवर्नमेंट के सामने क्या करते हैं? हमारे बिहाफ पर वो हमारी बातें सरकार तक पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इनडायरेक्ट वे में वी बिकम अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, दीज आर द डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। डिसएडवांटेज मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो बैकवर्ड। तो दीज आर द बैकवर्ड भी नहीं कहेंगे बेटा, डिसएडवांटेज मतलब जिनको सारी फैसिलिटीज नहीं मिल रही। ओके, तो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स एनलिस्टेड इन आर्टिकल 341 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये वो ग्रुप्स हैं हमारी सोसाइटी के जिनको क्या किया गया है? संविधान के आर्टिकल, हमारे संविधान में जितने भी कानून लिखे गए हैं ना, उनको हम आर्टिकल बोलते हैं। तो आर्टिकल 341 में इनको मेंशन किया गया है। एंड ये क्या है? ये हमारी सोसाइटी के, हमारे समाज के वो सोशल ग्रुप्स हैं जिनको कि अभी तक या इंडिपेंडेंस तक और शायद आज भी कुछ एरियाज में सभी फैसिलिटीज, सभी राइट्स इनको प्रॉपर वे में नहीं मिल रहे। तो आई होप दैट these terms are clear to you all. You have to write down these keywords in your notebook. Here our chapter is finished, and in the next class we'll discuss the question answers. Till then, take care and have a good day.